देखो बेटा, अब हम इस चैप्टर के अंतिम पड़ाव पर हैं और यहाँ पर हम एक ऐसे व्यक्ति से मिलेंगे, ऐसे व्यक्तित्व से मिलेंगे, एक ऐसे आंदोलनकारी से मिलेंगे जिसको आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। मसीहा मतलब देवता के समान माना जाता है। लोगों का मानना था कि बिरसा मुंडा के पास, जिसका चित्र आपको यहां नजर आ रहा है, बिरसा मुंडा के पास गजब की नेतृत्व क्षमता थी, लोगों को जागृत करने की क्षमता थी, उसके अंदर एक अलग प्रकार की योग्यता थी। आदिवासियों को यह लगता था कि यही वो व्यक्तित्व है जिसके ध्वज तले हम एकत्र होकर के उन दीकुओं का, उन रावणों का, रावण शब्द मैंने इस्तेमाल किया है क्योंकि इसका जिक्र मैं आगे करूंगा, उन दीकुओं का, उन अंग्रेजों का, महाजनों का, उन सभी लोगों का सामना कर सकते हैं जिसने आदिवासी संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास किया है। नजदीक से देखने पर बिरसा मुंडा, ये आपका लास्ट टॉपिक है। अब हम इसके जन्म से इसकी कहानी शुरू करते हैं, सिलेबस को कवर करते हुए। 1870 के दशक के मध्य में इसके जन्म बताया जाता है। जन्म 1870 के दशक के मध्य, और अगर एग्जैक्ट में बात करूं तो 1875 रांची के अंदर। अब देखिए यहां पर छोटा सा कंफ्यूजन रहता है कि सर आपने कहा कि 1870 का दशक, दशक का मतलब आपको पता है बेटा कि 10 वर्षों का समय होता है, 10 ईयर्स, जिसको आप डिकेड कहते हैं, जिसको आप दशक कहते हैं। दशक का मतलब होता है 10 वर्षों का समय। लेकिन 1870 का दशक का मतलब क्या हुआ, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ क्लियर करना चाहूंगा। छोटा सा टेक्निकल मिस्टेक हम लोग बार बार कर देते हैं। देखिए 1870 का दशक का मतलब हो गया कौन से 10 वर्ष। आपके दिमाग में पहली बार मेरे भी यही आता था कि 1861 से लगा के 1870 तक, लेकिन नहीं, जहां जहां 70 की संख्या आती है मतलब 70 से लगा करके 79 तक, 79। अब आप ये 10 वर्ष हैं, इस 10 वर्ष के मध्य में और मध्य के अंदर यहां पर एक संख्या है 1875, और यही बताता है कि दशक के मध्य में हुआ, 1875 के मध्य में दशक, 1875 में हुआ, 70 के दशक। तो दशक में आपको ये कंसेप्ट क्लियर रखना है। आज जब मेरे साथ आप पढ़ रहे हैं तो दशक का मतलब 10 वर्ष, ये 10 वर्ष। और दशक में वो संख्या से कि अगर मैं आपको कहूं कि भाई 20 का दशक, तो 20 के दशक में आपको 20 से लगा करके 29 तक, थोड़ा सा यहां पर समझना है, ठीक है। जन्म हो गया 1870 के दशक के मध्य, इनका जन्म हुआ, रांची में हुआ। इनकी जो शुरुआती शिक्षा है वो मिशनरी स्कूल में हुई। जो शुरुआत में इन्होंने पढ़ाई की, शुरुआती शिक्षा, वो कहां हुई बेटा, मिशनरी स्कूल। मिशनरी स्कूल जो ईसाइयों द्वारा चलाए जाते थे, और खास करके उन्होंने जो आदिवासी इलाकों के अंदर अपने धर्म के प्रचार प्रसार हेतु जो भी सिस्टम उस समय डेवलप किया था, उसमें मिशनरी स्कूल भी एक हिस्सा था। लेकिन साथ ही साथ वे वैष्णव धर्म के संपर्क में भी आए और उन्होंने वैष्णव धर्म का भी अध्ययन किया। तो यहां पर हम ये समझ सकते हैं कि मुंडा किसी धर्म विशेष से जुड़े हुए नहीं थे, वैष्णव धर्म का भी उन्होंने अध्ययन किया। जो जो अच्छी अच्छी बातें उनको लगती थी वो उन सबको स्वीकार करते हुए चल रहे थे। हम इसी से समझ सकते हैं कि पहले मिशनरी स्कूल, उसके बाद में वैष्णव धर्म जो कि हिंदू धर्म का एक अंग था। उसके बाद में उनके मन में आया कि भाई आदिवासी जो समाज सुधार आंदोलन है उसको मुझे लीड करना चाहिए। बिरसा मुंडा को हम याद भी इसलिए करते हैं, इसलिए कि बिरसा मुंडा का जो महत्व है वो है आदिवासी समाज सुधार आंदोलन। इस बात को आप ध्यान रखना। कई बार प्रश्न आ जाता है कि बिरसा मुंडा का जो योगदान है वो किस क्षेत्र में है। पहले उन्होंने समाज सुधार आंदोलन की तरफ रुख किया, लेकिन उसके बाद में उनका जो आंदोलन था वो अंग्रेजों के विरुद्ध हो गया। अब देखिए, जब उन्होंने आदिवासी समाज सुधार आंदोलन को अपने हाथ में लिया तो उन्होंने अपने जितने भी आदिवासी साथी थे, जितने भी कबीले थे, उनसे आह्वान किया, उनसे अपील की। हम भी आह्वान करते हैं, हम भी अपील करते हैं, उन्होंने भी उस समय यही किया। उन्होंने क्या किया, देखिए बिरसा का अपने समाज से क्या आह्वान था।
ये प्रश्न आता है कई बार। बिरसा का आदिवासियों से आह्वान, क्या आह्वान क्या था, आह्वान उन्होंने क्या अपील की थी, इस चीज को आप हमेशा ध्यान रखेंगे, नोट भी करेंगे साथ साथ में। सबसे पहले उन्होंने कहा कि आप लोग शराब पीना छोड़ दें। देखिए मैं पॉइंट वाइज चल रहा हूं। इन्होंने कहा कि भाई आप लोग क्या करो, शराब पीना छोड़ो। कौन? आदिवासी शराब पीते होंगे उस वक्त। कहा कि सबसे पहले ये काम बंद करो। उसके बाद में दूसरा साफ सफाई। देखिए आज भी हम लोग स्वच्छ भारत, गंदगी मुक्त भारत की बात करते हैं। ये कंसेप्ट उस समय बिरसा जी के मन में था। कितना मतलब एक ब्रॉड विजन था। उन्होंने कहा कि गांवों को साफ रखे आप, स्वच्छता, जहां स्वच्छता है वही प्रभुता है। यहां कहा कि गांवों को आप साफ रखें। देखिए बहुत छोटी छोटी बातें लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है और एग्जाम में आपको ये सारी चीजें मदद करेगी। साथ ही बिरसा मुंडा को समझने में भी आपको हेल्प करेगी। उसके बाद में कहा कि अंधविश्वास के लिए हमारे जीवन में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। तो जो डायन है, जादू टोने टोटके हैं, इन सब से दूर रहे। देखिए तीसरा हम बना सकते हैं कि डायन, जो टोटके होते थे, जादू, फिर कहा कि टोने टोटके, और इसी के साथ में अंधविश्वासों से दूर रहे। बहुत बड़ी बात कही थी, अंधविश्वासों से दूर रहे। ये बिरसा मुंडा अपने आदिवासी साथियों को आह्वान कर रहे हैं, उनको अपील कर रहे हैं, शराब छोड़ दो, गांवों को साफ रखो, डायन जादू टोने टोटके में विश्वास मत रखो। इन्होंने कहा कि पहले अपने अतीत को याद करो, गौरवपूर्ण अतीत को याद कीजिए। जब हम पहले क्या करते थे, गौरवपूर्ण अतीत जो इतिहास था, गौरवपूर्ण इतिहास को याद रखें कि जिसमें हम क्या करते थे। क्या करते थे आदिवासी? प्रकृति के साथ जीते थे, अच्छा जीवन जीते थे। जब मुंडा जनजाति जो है वो तटबंध बनाती थी। देखिए चौथे में एक, जब मुंडा जनजाति, तटबंध का मतलब होता है पानी को रोक करके, बांधनुमा जो संरचना होती है, तटों को बांधना है ना, पानी को रोकने की प्रक्रिया है। तटों को बांधती थी, झरनों को नियंत्रित करती थी और उसके बाद वे खेती करती थी। बी, झरनों को नियंत्रित करते थे, झरनों को नियंत्रित करते थे। और क्या करते थे? खेती करते थे, शराब नहीं पीते थे, खेती करके प्रकृति के साथ जीते थे और अपने परिवार का पेट पालते थे, बहुत ही सुकून के साथ में, आराम के साथ। पेड़ लगाते थे, बाग लगाते थे, पेड़ और बाग लगाते थे। कितनी अच्छी बात थी, पेड़ तथा बाग लगाते थे, साथ ही ईमानदारी से जीवन जीते थे। अब इतनी अगर बातें कोई नेता कहेगा जिसके जीवन का अंग थी वो, तो कौन उसको फॉलो नहीं करेगा? बताइए आप। इतिहास से हम सीखते भी हैं, इतिहास का अध्ययन इसीलिए आवश्यक है। जो गलतियां हमने इतिहास में किया, जो हमारे साथ में अच्छी चीजें थी, हम उसको याद रखें। तो ये सारी चीजें हैं। देखिए अब इसको मैं वापस जल्दी जल्दी लेता हूं। बिरसा मुंडा 1875 में जन्म, 70 के दशक में क्या चीज थी मैंने आपको बता दिया। शुरुआती शिक्षा मिशनरी स्कूल में हुई, वैष्णव धर्म को भी उन्होंने समझा। उनका जो योगदान है वो आदिवासी समाज सुधार से है, ये ध्यान रखना। उन्होंने बिरसा मुंडाओं से क्या क्या आह्वान किया, ये देखिए आप। प्रश्न सीधा सा आता है, बिरसा मुंडा अपने समाज से या आदिवासियों से क्या चाहते थे, उन्होंने क्या अपील की? सबसे पहला, शराब पीना छोड़ो, गांवों को साफ रखो, अंधविश्वास में आप बिल्कुल भी
संलग्न मत रहो, अंधविश्वास के प्रति आपका कोई लगाव नहीं होना चाहिए। अपने अतीत को याद करो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या करते थे जब जनजाति तटबंध बनाती थी, झरनों को नियंत्रित करती थी, खेती करती थी, पेड़ बाग लगाती थी, ईमानदारी से रहती थी, एक दूसरे का खून नहीं बहाती थी, सारा लिख सकते हैं आप। यह है बिरसा मुंडा का आह्वान, बिरसा मुंडा का छोटा सा इंट्रोडक्शन, परिचय। लिखिए इसको। मैं मुंडा के आंदोलन को अगली स्लाइड में, अगले बोर्ड वर्क में आगे बढ़ाता हूं। हमने समझा कि बिरसा अपने बिरादरी से, अपने आदिवासी साथियों से क्या चाहता था। वो इसलिए चाहता था दोस्तों क्योंकि उसको पहले अपने लोगों को समझाना था, तभी तो वो अंग्रेजों या जो भी जमींदार थे, भूस्वामी थे, उनकी गिरफ्त में नहीं आएंगे। अब उसका आंदोलन क्या था, इस पे चर्चा करते हैं। तो जो बिरसा का आंदोलन किसके खिलाफ था? बिरसा का आंदोलन था एक तो अंग्रेजों के खिलाफ, जिसमें मिशनरी भी शामिल थे, वही अंग्रेज थे जो उनके धर्म को नष्ट करने का प्रयास कर रहे थे। कुछ भूस्वामी थे, साहूकार थे। ये सारे लोग जो हैं उनको वो अपना शत्रु मानता था और उसे रावण की संज्ञा दी थी। ये सारे रावण हैं, रावणों एक शब्द इस्तेमाल करता था। देखते हैं बिरसा का आंदोलन। बिरसा का आंदोलन किसके खिलाफ था और क्यों था, इस चीज को थोड़ा सा आप समझिए दो पंक्तियों में। बिरसा का आंदोलन एक तो अंग्रेजों के खिलाफ था, जिसको आप अंग्रेज, जो अंग्रेजी सरकार थी, जिन्होंने वनों के अंदर से आदिवासियों को बाहर निकालने का प्रयास किया था। उसके बाद में जो मिशनरी लोग थे, उन्होंने इनके संस्थाओं को, आदिवासियों के धर्म को नष्ट करने का प्रयास किया था, उनकी परंपराओं को नष्ट करने का प्रयास किया, उनको रास्ते से भटकाने का काम किया था। उसके बाद में कुछ भूस्वामी थे जो उनकी जमीन छीन रहे थे, उनके खिलाफ था। फिर कुछ साहूकार थे जो उनको कर्जा देते थे और उनके भोलेपन का फायदा उठाते थे। ये सारे जो कुछ बिचौलिए भी थे जो उनसे पैसे ऐंठते थे, उनको फायदा ज्यादा नहीं होने देते थे। तो बिरसा का आंदोलन किस किस के खिलाफ था? अंग्रेजी सरकार, मिशनरी, भूस्वामी, साहूकार, बिचौलियों के खिलाफ था। क्यों था? क्योंकि बिरसा ये मानता था कि ये सारे लोग, ये सभी लोग मुंडा जीवन शैली को नष्ट कर रहे हैं, आदिवासियों का शोषण कर रहे हैं। ये लाइन आपको बकायदा याद रखनी पड़ेगी। ये सभी मतलब जिनके भी मैंने नाम आपको गिनाए हैं, कौन कौन से, वापिस देखिए। चाहे वो अंग्रेजी सरकार हो, चाहे वो मिशनरी हो, चाहे वो भूस्वामी हो, चाहे साहूकार हो, चाहे बिचौलिए हो, ये सारे के सारे जो हैं, वो बिरसा ये मानता था कि ये सभी क्या कर रहे हैं? मुंडा जीवन शैली, जो परंपरागत उनका जो लाइफ स्टाइल है, मुंडा जीवन शैली को नष्ट कर आदिवासियों का शोषण कर रहे हैं। आदिवासियों का शोषण कर रहे हैं, ये बिरसा का मानना। बिरसा ने पहले अपने लोगों से आह्वान किया, उसके बाद में उन लोगों को पहचाना जो उनके खिलाफ थे, जो आदिवासियों को जीवन जीने नहीं दे रहे थे। तो यहां पर दो कीवर्ड है, देखिए, मुंडा जीवन शैली को नष्ट कर रहे थे और आदिवासियों का शोषण कर रहे थे, इसलिए इसने इसके खिलाफ मोर्चा खोला। अब हम आगे चलते हैं, उसका उद्देश्य क्या था? बिरसा का उद्देश्य था आंदोलन का उद्देश्य क्या था? आंदोलन का उद्देश्य था कि दीकुओं, जिसको उसने रावणों की भी संज्ञा दी थी, रावणों मतलब जो शोषण करने वाले थे, ये सभी लोग, दीकुओं को जंगलों से बाहर कर क्या करना था? फिर से पुनः मुंडा राज स्थापित करना था।
ये सारी चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यही प्रश्न बन के आपके सामने आएगी कि बिरसा के आंदोलन का उद्देश्य क्या था, बिरसा किसके खिलाफ था, क्यों खिलाफ था। छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन हमने इसको पूरा सीक्वेंस में ले आए हैं, आपको कहीं भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। आंदोलन का उद्देश्य हो गया, क्यों किया, किसके खिलाफ किया, आंदोलन का महत्व क्या था। जब बिरसा ने आंदोलन किया, इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी, उसका महत्व क्या था। तो यहां पर देखिए, आंदोलन के महत्व को हम दो बिंदुओं के अंदर समेट सकते हैं। बिरसा के आंदोलन का महत्व आदिवासियों के लिए भी और भारत की जनता के लिए भी, और उस हर व्यक्ति के लिए जिसका शोषण हुआ था। महत्व यह था कि उसने औपनिवेशिक शासन को एक हद तक सोचने को मजबूर कर दिया था कि आप आदिवासियों के हितों में सोचें, उनकी जमीन पर कब्जा न करें। औपनिवेशिक सरकार को ऐसे कानून लागू करने के लिए मजबूर किया। औपनिवेशिक सरकार से यहां पर अभिप्राय अंग्रेजी सरकार से, उस समय की औपनिवेशिक सरकार को ऐसे कानून लागू करने के लिए, ऐसे कानून लागू करने के लिए मजबूर किया। कौन से कानून? जो आदिवासियों के हित में थे, जिसके जरिए दिक्कू लोग आदिवासियों की जमीन पर आसानी से कब्जा न कर सके, या जो आदिवासियों को उनकी जमीन का हक दिला सके। दोनों एक ही बात है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो दिक्कू या जो बाहरी लोग थे वो आदिवासियों की जमीन पे कब्जा ना कर सके, या फिर ये भी जो लाइन मैंने लिखी है कि आदिवासियों को उनकी जमीन का हक दिला सके। इस आंदोलन ने अंग्रेजी सरकार को मजबूर किया। दूसरा, एक बार फिर इस आंदोलन ने बता दिया कि आदिवासी, चाहे वे पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनकी जो एकता थी वो औपनिवेशिक शासन का विरोध कर सकती है, अन्याय का विरोध कर सकती है। आंदोलन ने एक बार फिर यह बताया है ना कि आदिवासी अंग्रेजों तथा अन्य बाहरी ताकतों के अन्याय का विरोध करने में सक्षम है। ये बात इसने बता दी, इस आंदोलन ने बताई। सक्षम लिखा है मैंने, सक्षम है। बिरसा मुंडा का आंदोलन दो चीजों में इंपॉर्टेंट था। किस किस चीजों में? एक तो उसने ऐसे कानून लागू करवाए औपनिवेशिक सरकार से जिससे आदिवासियों का अपनी जमीन पे हक बना रहे, उनको कोई बाहर नहीं निकाल दे। दूसरा था कि आदिवासी उन लोगों के खिलाफ लड़ने में सक्षम है कि जो उनके ऊपर अन्याय करेंगे, चाहे वो अंग्रेज हो चाहे और भी कोई ताकत हो। अब बिरसा मुंडा ने लोगों को इकट्ठा किया, अंग्रेजों के खिलाफ अपनी लड़ाई में शामिल किया, लेकिन 1895 में बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया। ज्यादा दिन तक वो जेल में नहीं रहे। 1897 में उनको वापस रिहा कर दिया गया, लेकिन उसके बाद में उनका जीवन रेखा बहुत कम बचा था। 3 साल के अंदर उनकी मृत्यु हो गई। 1900 ईस्वी में इस दुनिया को छोड़ के वो चले गए, लेकिन आदिवासियों के मन में और उस हर शख्स के मन में आज भी मौजूद है जो अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करता है। कुछ फैक्ट लिख लेते हैं। 1895 में बिरसा गिरफ्तार हुए। या गिरफ्तार किए गए, लेकिन जल्दी ही उनको 2 वर्ष बाद में ये जेल से रिहा हो गए। जेल से रिहा हुए, लेकिन 1900 ईस्वी में इन्होंने परलोक सिधारे, मतलब इनकी मृत्यु हो गई।
अब आप देखिए, जो व्यक्ति 1875 में जन्म लेता है और 1900 ईस्वी में इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है, बहुत कम उम्र के अंदर इतने सारे काम कर जाता है, जैसे भगत सिंह ने किया था, सुखदेव राजगुरु, खुदीराम बोस, ये सारे लोग जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत का सामना किया था, अन्याय के खिलाफ लड़ते, बिरसा भी उसी श्रेणी के शहीद थे। तो एक और फैक्ट है कि जो सफेद झंडा है वो बिरसा राज का प्रतीक, कई बार प्रश्न आ जाते हैं कि बिरसा राज का जो प्रतीक चिन्ह था वो क्या था, व्हाइट फ्लैग, जिसको आप सफेद झंडा कहते हैं, इसको हम कहेंगे बिरसा राज का प्रतीक। तो ये है बिरसा मुंडा, उनके द्वारा चलाया गया आंदोलन, उनसे संबंधित कुछ फैक्ट। यहां पर ये आपका चैप्टर समाप्त होता है। चौथा अध्याय आदिवासी दिक्कू स्वर्णयुग की कल्पना। अब करना क्या है आपको, पाठ के पीछे जो आपका अध्याय है उसके पीछे जो भी अभ्यास के प्रश्न हैं जो एग्जाम के अंदर आते हैं उसको आपको अपनी नोटबुक में सॉल्व करना है। इसके जवाब आपको इन 5 वीडियो में मिल जाएंगे। इस चैप्टर के हमने 5 वीडियो बनाए हैं, ये 5वां वीडियो है। सारे वीडियो आपको यूट्यूब चैनल नवो अकेडमी पे मिल जाएंगे। किसी भी तरह की कोई समस्या हो, आपके लिए व्हाट्सएप और टेलीग्राम के ऑप्शन खुले हुए हैं, आप मुझसे बात कर सकते हैं। अगले वीडियो लेक्चर में हम मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ।